नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आप सभी का एक बार फिर से लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 6th क्लास कंप्लीट कर ली है और आज हमारा 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है। हमने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था पादपों में पोषण, उसे पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें खाद्य अंतर्ग्रहण की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके पश्चात हम मानव में पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मानव के पाचन में मुख्य मुख गुहिका, भोजन नली जिसे हम ग्रेसिका के नाम से भी जानते हैं, आमाशय, शुद्रांतर के पश्चात शुद्रांतर के अंदर अवशोषण और बृहदांत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन और अमीबा में संभरण एवं पाचन, इनके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर आज जो हमारी पहली क्लास है इसमें हम खाद्य के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां और मुख्य एवं मुख्य गुहिका के बारे में पढ़ेंगे और जो आगे का चैप्टर है ये अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा 7th क्लास का सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। हमने पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ा था कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके माध्यम से जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्राणी या जंतुओं के अंदर किसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राणी है वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर है। इस पर निर्भर है, पादपों पर ही। अब कुछ प्राणी या जंतु तो ऐसे होते हैं जो सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, वो डायरेक्ट पौधों को ही खाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं जो कि अपने आहार में पौधे खाते हैं। मतलब वो दूसरे ऐसे जानवरों का या जंतुओं का आहार करते हैं जो पौधे खाते हैं। और कुछ प्राणी या जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे भी खा लेते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं या उनका भक्षण कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राणियों में पोषण क्या है। तो हम प्राणियों को पोषण में परिभाषित करने को 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है वो, और शरीर में इसके उपयोग की विधि। इन तीनों से हम प्राणियों में पोषण को परिभाषित कर सकते हैं कि भाई पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि को हम प्राणियों में पोषण के रूप में देख सकते हैं। अब हमने देखा कि जो विभिन्न जीव होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट जैसे जो संघटक है वो क्या है, जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ है। बहुत सारे जो जंतु है वो इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, सीधे इसी रूप में मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं कर सकते। तब उन्हें हमें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तब हमें उन्हें सरल पदार्थों में बदलने की आवश्यकता रहती है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और इस प्रक्रम को हम पाचन नाम देते हैं। जो विखंडन की प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हमने क्या नाम दिया है, पाचन दिया है। देखिए आप, जो विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ है उनको विखंडित करके सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है और उनका पाचन आसानी से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे आज हमारा जो चैप्टर है यहाँ से शुरू होने जा रहा है वो है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। खाद्य अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न विधियां, जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनमें खाद्य को अंतर्ग्रहण करने की, भोजन को ग्रहण करने की भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां पाई जाती है। जैसे हम मधुमक्खी या मरमर पक्षी, जिसे आप हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हो, उनके बारे में बात करें तो ये पौधों का मरकंद चूसते हैं। इनमें चूषण की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये पौधों का मरकंद चूसते हैं। मानव और कुछ जो अन्य जंतु है उनके अगर शिशुओं की बात की जाए तो वे अपने माँ का दूध पीते हैं। जो उनकी माता होती है उनसे उनको दूध प्राप्त होता है और उनसे उनका पोषण होता है। अगर हम बात करें अजगर जैसे सर्प वंश के जीवों की बात करें तो ये अपने शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं। पूरा का पूरा जो इनका शिकार है उसको एक बार में ही ये निगल लेते हैं।
अगर हम जलीय जीवों की बात करें तो ये अपने आसपास के पानी में जो खाद्य कण होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनको छानकर उनका भक्षण करके अपने आप को जो भोजन है उसका अंतर्ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। अब हम एक जलीय जीव की बात करते हैं जो है स्टार फिश। स्टार फिश जलीय जीव की बात करते हैं, इसकी जो भोजन प्रणाली है, भोजन पाचन करने का तरीका है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। स्टार फिश क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, उन जंतुओं का ये क्या करती है, आहार करती है। ये सबसे पहले उनका कवच खोलती है, उसके बाद में ये जो स्टार फिश है अपने मुख से अपना आमाशय ही बाहर निकाल लेती है। ये क्या कर लेती है, अपना पूरा पूरा आमाशय बाहर निकाल देती है, और जो जंतु है जिसका इसने ऊपर का कवच तोड़ा है उसके जो कोमल भाग है उनको खाती है। जो कवच तोड़ने के बाद जो जंतु है जो इसका शिकार है, इसके जो कोमल भाग होंगे उनको ये खाती है, और जो इसका आमाशय होगा वो वापस शरीर के अंदर चला जाता है, और उसके पश्चात जो आहार है जो इसने खाया उसका धीरे धीरे पाचन होने लगता है। तो ये विशेष प्रकार की इसके अंदर एक भोजन प्रणाली या पाचन की प्रणाली पाई जाती है। अब हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है मानव में पाचन, कि मानव के अंतर पाचन किस प्रकार से होता है। हम सभी जानते हैं कि हम मुख्य द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात भोजन का पाचन करते हैं, और जो अनपचा भाग है उसे हम मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर भोजन होता है वो एक सतत नली से गुजरता है। क्या करता है कि सतत लगातार एक नली है हमारे शरीर में, उससे गुजरता है, जो कि हमारी मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचती है। आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ आपकी जो ये मुख्य गुहिका है, यहाँ से ये नली इस तरीके से प्रारंभ होती हुई आपके शरीर के विभिन्न ऐसे ऐसे भागों में जाती हुई गुदा तक पहुंचती है फाइनली। तो ये एक सतत नली है जिसके अंदर से भोजन गुजरता है। अब जैसे 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 ये भोजन इसमें से आगे गुजरता जाएगा, इसका धीरे धीरे पाचन होता जाता है। अब हम इस नली के विभिन्न भागों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले होती है आपकी मुख्य गुहिका, उसके बाद में आती है ग्रास नली या ग्रसिका, उसके पश्चात तीसरा भाग इसका है आमाशय, उसके पश्चात आपकी शुद्रांत्र, छोटी आंत, उसके बाद में बृहदांत्र जिसे हम बड़ी आंत के नाम से भी जानते हैं, और अंत में आता है आपका मल द्वार या गुदा। चित्र में आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपकी मुहिका है जहाँ से आप भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसके पश्चात ये लंबी संरचना को आप ग्रसिका के नाम से जानते हैं हम। उसके पश्चात यहाँ पर आमाशय होता है, और यहाँ पर आपकी छोटी आंत होती है जो बहुत ही ज्यादा कुंडलित अवस्था में है, और ये आपकी थोड़ी सी इससे छोटी आंत से थोड़ी बड़ी आपको जो दिखाई दे रही है वो है आपकी बृहदांत्र, और अंततः है गुदा। तो ये आपका मानव का पाचन तंत्र है। इन 6 भागों को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब ये सभी भाग मिलकर आपकी आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जो ये भाग हैं ये सारे ये मिलकर आपके आहार नाल का निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये 6 भाग मिलकर आपकी जो पाचन नली है या आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे भोजन है ये आहार नाल के इस विभिन्न भागों से गुजरता है, विभिन्न भागों से गुजरता है, तो उसके विभिन्न घटकों का जो भोजन है आपके उसके विभिन्न घटक हैं उनका पाचन होता है वो क्रमिक रूप से होता जाता है या होता रहता है। जैसे जैसे भोजन इसके विभिन्न भागों से गुजरता है आहार नाल के, जो भोजन है उसके विभिन्न घटकों का जो पाचन होगा वो क्रमिक रूप से होता जाता है। अब जो ये आपकी आहार नाल है, आहार नाल और जो आपकी संबंधित ग्रंथियां हैं जो आपके शरीर में पाई जाती है, इस आहार नाल के से संबंधित जो ग्रंथियां हैं जो आपके शरीर में पाई जाती है, ये सब मिलकर आपके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का। अब इन ग्रंथियों का काम क्या है? जो ये विशेष ग्रंथियां होती है जो कि आपके आहार नाल से संबंधित है, ये पाचक रसों का श्रावण करती है। विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं जिनके बारे में भी हम जरूर आगे पढ़ेंगे, उनका श्रावण करती है। ये पाचक रस क्या काम करते हैं? ये पाचक रस होते हैं जो जटिल पदार्थ होते हैं, उन जटिल पदार्थों का सरल रूप में परिवर्तन कर देती है। जैसे हमने पीछे चित्र देखा था कि जब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। तो ये जो आहार नाल और जो आपकी संबंधित ग्रंथियां हैं जो इस आहार नाल से ये मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब हम हमारा जो आहार नाल है उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मुख एवं मुख्य गुहिका। टॉपिक क्या है? मुख एवं मुख्य गुहिका। मुख एवं मुख्य गुहिका की अगर बात करें तो हम यहाँ से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण हम सभी मुख्य द्वारा
करते हैं। और आहार को जो शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसे ही हम अंतर ग्रहण के नाम से जानते हैं। उसे ही हम किसके द्वारा, किसके नाम से जानते हैं? अंतर ग्रहण के नाम से जानते हैं। और हम भोजन का अंतर ग्रहण मुख के द्वारा ही करते हैं। उसके पश्चात हम भोजन को दांतों की सहायता से चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाना एक यांत्रिक विधि है, यांत्रिक क्रिया है चबाना एक भोजन को, और इसके द्वारा हम भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अगर अब हम दांतों की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते हो कि जो प्रत्येक दांत होता है वो मसूड़ों के बीच के अंदर अलग अलग गर्ती का मतलब सॉकेट के रूप में ऐसा आप उनको महसूस करिए हाथ लगाकर अपने दांतों को, ऐसा लगेगा कि एक एक सॉकेट के अंदर आपका एक एक दांत है वो धंसा हुआ है। ये चीजें आप खुद महसूस कर सकते हो हाथ से, तो आपको ज्यादा थोड़ी सी समझ में आएगी। अब आप देखो कि आप अपने हाथों को धोकर बिल्कुल अपने मुंह के अंदर आपके जो दांत है उनको देखिए। आप कांच का प्रयोग भी कर सकते हो इसके लिए। जो आपके दांत है वो क्या है, विभिन्न विभिन्न आकृति के होंगे। दांत आपके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनके कार्य भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई कोई दांत चीरने फाड़ने का काम करता है, कोई दांत उसे चबाने का काम करता है, उसे पीसने का काम करता है। तो ये जो दांत होते हैं ये यांत्रिक विधि के द्वारा आपके भोजन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब हम दांतों को थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ते हैं कि दांत क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो अब भी यही है, मुख्य एवं मुख्य गोई का। इसमें अब जो हमारा सब टॉपिक है, अगला टॉपिक है, इसके अंदर मुख्य अंदर वो हम दांत पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि जो एक वयस्क है मनुष्य है उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। आप इस चित्र में आप जो आपका एक जबड़ा दे रखा है उसमें आप दांतों की जो व्यवस्था है वो जो विभिन्न प्रकार के दांत है आप उनको स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हो। जो दांत है उनके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। दांतों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिनके नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, जिनकी आप व्यवस्था इस चित्र में देख सकते हैं। जो कृंतक दांत होते हैं उनका जो काम होता है, जो कार्य होता है वो होता है काटना, किसी भी चीज को काटना, वो किसका कार्य है? कृंतक का। रदनक का जो कार्य है वो चीरना या फाड़ना, चीरना व फाड़ना कौन से दांतों का कार्य है? रदनक दांतों का कार्य है। जो पीछे के दांत होते हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक, इनका जो मुख्य कार्य यही होता है चबाना और जो भोजन होता है उसको पीसना। अब हम बात करते हैं कि जो कृंतक दांत कहाँ पर है। जो आपको सामने के 4 दांत दिख रहे हैं ये आपके क्या है? कृंतक दांत है। ये क्या दांत है आपके? कृंतक दांत है। अब आपके 2 जबड़े होते हैं, यहाँ पर चित्र में एक जबड़ा दिखा रखा है तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो आपके मुख के अंदर कुल 8 कृंतक दांत होते हैं। अगला जो हमारा दांत है वो है रदनक दांत। कौन सा दांत? रदनक। इस चित्र में देखिए रदनक नाम से आप यहाँ पर जो कृंतक दांत है उनके साइड्स में आप देखिए, उनके पार्श्व भागों में आप देखिए, यहाँ पर आपको एक एक आपको क्या दिखा हुआ है? रदनक दांत दिख रहा है। मतलब एक जबड़े में आपके 2 रदनक दांत है। एक जबड़े में कितने हैं? 2 रदनक दांत है और आपके टोटल 2 जबड़े होते हैं, इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो आपके मुख में टोटल 4 रदनक दांत पाए जाते हैं। जो अगले दांत है वो है अग्र चर्वणक दांत। अग्र चर्वणक दांतों की अगर बात करें तो ये रदनक दांतों के पार्श्व में आप इनको देखिए, 2 दांत इस तरफ है और 2 दांत ही आपके इस तरफ है। तो ये वाले 2 दांत और ये वाले 2 दांत है, ये अग्र चर्वणक के दांत है। मतलब कि आपकी एक जबड़े में ये 4 दांत है, एक जबड़े में ये अग्र चर्वणक के 4 दांत है, तो दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर आपके पास में 8 दांत हो जाएंगे। अंततः आपके जो सबसे पीछे वाले दांत है वो है चर्वणक दांत। कौन से दांत है? चर्वणक दांत। यहाँ पर देखिए 3-3 का जोड़ा है, तो कुल मिलाकर आपके एक जबड़े में ये चर्वणक 6 दांत है, तो दोनों जबड़ों में मिलाकर ये टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 12 दांत हो जाएंगे। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत प्राप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये दांतों की जो व्यवस्था है इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनके काम क्या है वो भी देख सकते हैं। कृंतक का काम है काटना, रदनक का चीरना व फाड़ना, और अग्र चर्वणक और चर्वणक है इनका जो मुख्य कार्य है वो है चबाना व पीसना। अब जो मानव दांत होते हैं ये 2 सेट के रूप में मानव को प्राप्त होते हैं। जो इसका पहला सेट होता है वो जब एक मनुष्य शैशवावस्था में होता है, शैशव काल के अंदर होता है, एक बच्चा होता है, उसके समय उसके दांत निकलते हैं। ये 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उसके पश्चात में गिर जाते हैं। और ऐसे दांतों को हम अपनी बोलचाल की भाषा में दूध की दांत के नाम से भी जानते हैं। अब जो मानव दांत है उसका जो सेकंड सेट है वो होता है स्थायी दांतों का सेट। सेकंड सेट होता है, ये स्थायी दांतों का सेट होता है और उसके जीवन भर उसके साथ में रहते हैं। लेकिन जब आपकी जो वृद्धावस्था आती है तो उसमें ये दांत धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। तो हमने अब सीख लिया है कि दांत हमारे मुख में किस प्रकार से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं,
दो प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर आते हैं, एक तो शैशवकाल के अंदर आते हैं और एक शैशवकाल के बाद में गिरने के दूध के दांत जो होंगे वो गिर जाएंगे, तो उसके बाद में सेकंड सेट आता है वो स्थायी दांतों का आता है जो हमारे जीवन भर साथ में रहता है। अब हमारे मुख के अंदर हम देखिए, हमारा तो मेन टॉपिक अभी वही चल रहा है मुख एवं मुख्य गुहिका, जिसमें हमने दांत पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे लाला ग्रंथियां। जो हमारा मुख होता है उसमें होती है लाला ग्रंथियां। मुख होता है, मुख में क्या होती है? लाला ग्रंथि। और ये लाला ग्रंथियां लाला रस का श्रवण करती है। लाला रस को आप लार के नाम से भी जानते हैं, लाला रस को लार के नाम से भी जानते हैं। अब हमें देखना है कि लार का कार्य क्या है हमारे शरीर में। आपको इसके लिए हम एक प्रयोग के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर इसमें आपने अगर 6th क्लास का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, प्रश्नली लेनी है। उसमें आपको एक तो उबला हुआ चावल डालना है एक में, और दूसरी में आपको चबाया हुआ चावल डालना है, और उनको थोड़ा पानी डालकर ऐसे उनका विलयन बना लेना है। आपको दिख रहा होगा दोनों चित्र में स्पष्ट रूप से। थोड़ा थोड़ा जल डालकर एक में तो उबला हुआ चावल डालना है, दूसरे के अंदर आपको मुंह में चबाना है उन चावल को, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो 2 टेस्ट ट्यूब तैयार हो चुकी है आपके पास। एक में उबला हुआ चावल है जो जिसमें जो पानी में घुला हुआ है, दूसरे में जो जल में घुला हुआ आपका चबाया हुआ चावल है। अब आपको जानते हो कि जो चावल होता है उसमें मंड होता है। चावल में क्या होता है? मंड होता है। चावल में मंड उपस्थित होता है, और मंड का परीक्षण हमने 6th क्लास के पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था। जब आप इस पर आयोडीन विलयन डालोगे, तनु आयोडीन का विलयन जब आप इसके ऊपर डालोगे तो मंड होगा वो आपका नीला या काला रंग देगा। मंड होगा वो नीला या काला रंग देगा। तो आप जैसे ही जिस उबले हुए चावल के अंदर आप ये आयोडीन की बूंदे डालोगे तो यहाँ पर ये कलर हो गया, किस प्रकार का हो गया है? नीला रंग का हो गया है। जो ये साबित करता है, जो ये टेस्ट करता है कि जो चावल होते हैं उबले हुए उसके अंदर क्या है? मंड है। लेकिन जैसे ही आपके चबाए हुए चावल हैं उसमें आप ये जो आयोडीन की बूंदे डालोगे तो इसमें रंग में परिवर्तन नहीं आएगा। जो यहाँ पर ये साबित कर रहा है कि अब इन चावलों के अंदर मंड उपस्थित नहीं है। तो ये मंड कहाँ पर चला गया? जो आपका लाला रस होती है, जो आपकी लाला रस होता है, लाला रस होता है जिसे आप लार के नाम से जानते हो, जो कि लाला ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, वो क्या करता है कि जो मंड है, जो चावल के अंदर मंड उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप मंड है उपस्थित है, उसको शर्करा में बदल देता है। क्या कर देता है? शर्करा में। तो जैसे ही आपने इन चावलों को चबाया तो जो मंड था वो किस में बदल गया? शर्करा में। तो अब यहाँ पर जो मंड का परीक्षण है वो सफल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए आपके यहाँ पर जो नीला रंग है वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप इसको वापस रिवर्ट करके फिर से देखिए आप वीडियो को। तो ये क्या कर देता है? लाला रस होता है, ये जो मंड है उसको शर्करा में बदले देता है। तो ये हमारे लाला ग्रंथियों का कार्य है। अब हमारे मुख में ही आप सबको पता है जीभ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीभ। सबसे पहले देखता हूँ जीभ कैसे बनती है। जीभ आपका एक मांसपेशीय अंग है। सबको पता है कि जीभ है वो आपका एक मांसपेशीय अंग है, और पीछे की ओर से आपकी मुख्य गुहिका के अधर तल से ये जुड़ी हुई होती है। जो पीछे की ओर आपके मुख्य गुहिका है उसके अधर तल से ये क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और जो इसका अग्र भाग है वो स्वतंत्र होता है। आप इसे किसी भी प्रकार से आगे पीछे घुमा सकते हैं, और इस स्वतंत्र होने के कारण ही आप बोल पाते हैं। अब हम जीभ के कार्य देखते हैं कि हमारे जीभ के क्या क्या कार्य हैं। आप सभी को पता है कि हम जीभ की वजह से ही बोल पाते हैं। बोलने का जो कार्य है वो जीभ के द्वारा ही किया जाता है। भोजन के अंदर लार मिलाने का कार्य, जब भी आप भोजन करते हो तो आप इस चीज को नोटिस करना कि जो आपकी जीभ है वही भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, जो कि क्या करती है? मंड को शर्करा में बदल देती है, जो भी हमने पढ़ा है हाथों हाथ ही। भोजन है उसको आपको ये निगलने में सहायता करती है। जीभ होती है वो जो भोजन है उसको निगलने में क्या करती है? सहायता करती है। अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद के बारे में विज्ञान हमें जीभ के द्वारा ही होता है। आपकी जो जीभ होती है इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमने सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो 10,000 स्वाद कलिकाएं एक मनुष्य के अंदर होती है, 8,000 से 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है मनुष्य के अंदर होती है, जो कि स्वाद का ज्ञान करवाती है, हमें स्वाद के बारे में पता लगाती है। इस चित्र में देखिए आप, जो आपके जीभ का अग्रभाग है, जो जीभ का ये अग्रभाग है आपका, ये आपको मीठे स्वाद का स्वीट टेस्ट है उसके बारे में आपको बताती है। किसके बारे में बताती है? मीठे स्वाद के बारे में बताती है। अगर उसके बाद में हम ये साइड वाला पोर्शन है, छोटा वाला यहाँ वाला ये पोर्शन, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ये नमकीन टेस्ट करवाती है।
क्या टेस्ट करवाती है? मीठा जो आपका टेस्ट आ रहा है जीभ का बिल्कुल अग्र वाला भाग, उसके जस्ट साइड में देखेंगे तो वहां पर आपको नमकीन स्वाद आएगा। आपको क्या ना स्वाद आएगा? सॉल्टी टेस्ट आएगा, नमकीन स्वाद आएगा। अगर उसके थोड़ा सा हम साइड के अंदर देखें, यहाँ पर जो ये संरचना है, यहाँ पर जो ये वाले भाग है, दोनों ये वाले भाग है, हमें खट्टा अनुभव करवाते हैं। क्या अनुभव कराते हैं? यहाँ पर जो ये आपको भाग दिख रहे हैं इस चित्र के अंदर देख लीजिए आप, ये क्या करते हैं? खट्टा टेस्ट आपको करवाते हैं। और जो आपके जीभ का बिल्कुल पीछे का भाग है, ये बिटर टेस्ट करवाता है। बिटर मतलब कड़वा टेस्ट करवाता है। जो आपको ये पीछे का भाग है, ये कौन सा टेस्ट देता है? कड़वा टेस्ट करता है। तो आपको अब पता चल चुका है कि जो आपकी ये जीभ है, इस जीभ का जो आगे का भाग है, ये तो आपको मीठा टेस्ट करवाता है। आपका इसका टेस्ट कैसा करवाता है? मीठा। जो जस्ट साइड वाला भाग है, ये नमकीन, जो नमकीन स्वाद है उसके बारे में हमें ज्ञान करवाता है। उसके जो पीछे वाला भाग है वो हमें खट्टा टेस्ट करवाता है, मतलब कि जो खट्टा टेस्ट है वो हमें इसके द्वारा अनुभव होता है। और जो आपका जीभ का बिल्कुल पीछे वाला भाग है, ये कड़वा टेस्ट के बारे में बताता है। जो कड़वा स्वाद है उसके बारे में हमें इसकी सहायता से ज्ञान होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो जीभ होती है, इस पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के जो स्वाद है उनके बारे में ज्ञान होता है। आप इन चित्रों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और इनके अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपके आगे ये काम आते रहें। अगली जो क्लास होगी दोस्तों, वो हमारी भोजन की जो नली है या फिर ग्रसिका है उसके बारे में, और उसके जो आगे के टॉपिक है उनके बारे में होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे जो ये वीडियो लेक्चर हैं ये पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नेवृत्त अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो चैनल से जुड़े हुए अपडेट है ये तुरंत मिल पाए। वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में एक अच्छा कंटेंट मिल पाए उन लोगों को, और एग्जाम के अंदर आपके जो दोस्त हैं वो भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो अपनी तैयारी है उसे आप एक नया आयाम दे रहे होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।